सभी को नमस्कार। गुरुकृपा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपनी वार्षिक परीक्षा हुई थी, उसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर हम सोल्व करेंगे। उसमें पहले दिए हुए थे बहुविकल्पिक प्रश्न, उनका सोल्व करेंगे हम। पहले में पहला था, जोसेफ मेस्सी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? इसके ऑप्शन थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और फ्रांस। इसमें पहले का आएगा इटली। फिर इसमें दूसरा था, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र दोहरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं बताना था? इसमें नाजी जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इटली। इसका उत्तर आएगा ब्रिटेन। फिर इसमें था तीसरा, मुंबई में पहला कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? तो इसके ऑप्शन थे 1952, 1852, 1854, 1860, 1862। तो इसका उत्तर आएगा 1854। फिर अगला प्रश्न था, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका ऑप्शन था वाल्मीकि, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। इसमें आएगा तुलसीदास। फिर अगला था, शब्द बेल्लम का अर्थ क्या है? उसका अर्थ बताना था। ऑप्शन दे ताम्र पत्थर, चरम पत्थर, ताड़ पत्थर, कागज। तो इसका उत्तर आएगा चरम पत्थर। फिर अगला था इसमें 6 नंबर, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन थे 1991, 1992, 1993, 1994। तो पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में 1993 में शामिल किया गया था। 1993। अगला था 7 नंबर, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन या स्थानांतरित कृषि। इसमें आए थे बाजरे, तिल, कुरवा और कोडू। तो इसमें आएगा कोडू। बाजरे राजस्थान में, खील हिमालय क्षेत्र में, कुरवा झारखंड की साइड में। फिर अगला प्रश्न था, इसमें निम्न में से अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज बताना था। इसके ऑप्शन थे बॉक्साइट, सीसा, अब्रक, सोना। तो इसमें आएगा अब्रक। नंबर 8 अब्रक। फिर अगला था, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई, समुद्री तट रेखा की लंबाई बतानी थी। तो ऑप्शन थे 7615.6 किलोमीटर, 7761.6 किलोमीटर, 7156.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई थी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। फिर अगला था, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? सीमा बताना था। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली। इसमें आएगा फ्रांस। फिर अगला था, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सर्वाधिक भाषा बोली कौन सी जाती है वो बताना था। इसमें ऑप्शन थे मराठी, तेलुगु, हिंदी, बंगाला। तो इसमें ऑप्शन आएगा हिंदी। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत रखा गया? 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये अपने को सूची बताने कौन सी सूची में रखा गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अपशिष्ट विषय। इसमें आएगा राज्य सूची। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी में 12वां, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा? ऑप्शन थे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी। इसमें आएगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें अगला था, निम्न में से राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, सभी राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है वो बताना था। इसमें विधि आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। फिर अगला प्रश्न था,
भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे? इसमें ऑप्शन थे चांदी, सोना, तांबा, सभी। तो उस समय सभी प्रकार के मुद्राओं के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। ऑप्शन है सभी। फिर अगला था नर्मदा नदी पर स्थित बांध बताना अपने को। ऑप्शन थे सरदार सरोवर बांध, हरिके बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध। तो इसमें आएगा सरदार सरोवर बांध। फिर अगला था अपना दूरसंचार सबसे आधुनिक माध्यम। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है? टेलीग्राफ, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स। तो दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा? आधुनिक माध्यम है ईमेल। तो इसमें आएगा ईमेल। फिर अपना अगला था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986, 1985, 1999, 1994। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 1986। फिर इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान वाले। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दूसरे में पहला था 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। वो किसने बनाई थी? उसमें इसमें आएगा दूसरे के पहले में फ्रेडरिक सरयू। दूसरे का पहला फ्रेडरिक सरयू। फिर इसमें दूसरा था हीराकुंड बांध खालिस्तान पर स्थित है, वो नदी बताने। तो इसमें दूसरा आएगा महानदी। फिर अगला था तीसरा भूदान आंदोलन खालिस्तान द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे द्वारा। अगला था इसमें श्रीलंका व सिंहलवासी अधिकांश लोग कौन से धर्म के थे? तो इसमें खालिस्तान बताना था बौद्ध धर्म। इसमें चौथा है बौद्ध धर्म। अगला था पांचवा खालिस्तान क्षेत्र को कृषि से संबंधित क्षेत्र में कृषि से संबंधित कौन सा क्षेत्र है वो बताना था। तो इसमें आएगा प्राथमिक। फिर अगला था छठा, इसी में खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कौन सा नियंत्रित किया जाता है हिस्सा? उत्पादन। इसमें आएगा उत्पादन। फिर इसके बाद है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। देखो इसमें था पहला ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो तीसरे का पहला किसमें किया गया था? यूएसए में। फिर अगला था इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एक प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो ये एक समाचार पत्र था जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होता था। भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु भारतीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा तो उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अगला था इसमें गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर था ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले 1871। फिर अगला था स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक की जांच कीजिए। तो इसमें आएगा ये पुस्तक लिखी थी सोमेश्वर या सुभाषर भी बोलते हैं इसको, सुभाषर। ये इन्होंने लिखी थी। गांधी जी ने एक कहा था कि अगर आप हमारे देश में संसाधन उपलब्ध है बहुत सारे, अगर किसी को पेट भरने के लिए तो संसाधन उपलब्ध है पर पेटी भरने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति की थी उन्होंने। तो अगला था अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन लागू कीजिए। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन लागू करना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पेड़ों की रक्षा के लिए, पेड़ों की
रक्षा। तो अपने क्षेत्र में भी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने को पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, और ऐसे तरीके से इन चीजों का विरोध करना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। अगला प्रश्न था, रबी फसल की आप विश्लेषण कीजिए। रबी की फसलों के बारे में बताना था आपको। रबी रबी की फसलों में आएगा गेहूं, सरसों, जौ, चना, और जून जुलाई के मध्य बोई जाती है। जून या जुलाई, और अक्टूबर या नवंबर में काटी जाती है। अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। फिर अगला था, लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक कारण बताना। लोकतंत्र को बेहतर इसलिए मानते हैं क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। फिर अगला था, लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान की अपेक्षा की गई? किसके सम्मान की अपेक्षा की? तो इसमें अल्पसंख्यकों के सम्मान की अपेक्षा की गई। ये प्रश्न संख्या है 8। अल्पसंख्यकों के सम्मान की। फिर अगला था, आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियां क्या हो सकती है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्थितियां, ये प्रश्न था 9वां। आवश्यक स्थितियां हो सकती है, तो स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने अधिकार की, अपने चुनाव करने की। फिर अगला था, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है आरबीआई। ये नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर अगला था, विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय या प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख ध्येय या प्रमुख उद्देश्य था उसका, एक तो उदारीकरण की नीति, कि व्यापार में क्या लेके आए? उदारीकरण, वैश्वीकरण और व्यापारिक संबंध अच्छे बनाने। व्यापारिक संबंध, व्यापार के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाने, आपस में संबंध बनाने। फिर अगला था, चयन का अधिकार का प्रयोग आप कैसे करते हैं? चयन के अधिकार का प्रयोग करना था। चयन का अधिकार से मतलब हो गया कि आप कोई वस्तु खरीद रहे तो आपके पास ये अधिकार है कि आप वो वस्तु को खरीद भी सकते हो, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें एक्सपायरी कितनी है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल है। इस प्रकार से आप उसकी पूरी जानकारी दे सकते हो। आपको चयन का अधिकार दे रखा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। फिर इसमें आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्नों में चौथा नंबर 4 प्रश्न था, जर्मेनिया और मारियान रूपक की तुलना कीजिए। एक तो था जर्मेनिया, कि जर्मेनिया क्या था, और एक था मारियान। ये तो था जर्मनी का, जर्मनी का नारी रूपक प्रतीक था, और ये था फ्रांस का नारी रूपक, और इसमें राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी था साथ में, राष्ट्रीय एकता। इसमें लाल टोपी भी था इसका प्रतीक, लाल टोपी, जो राष्ट्रीय एकता है, स्वतंत्रता का प्रतीक था। फिर अगला था, 1929 की महामंदी के दो कारण बताने थे कि उस समय महामंदी आई थी 1929 में, तो उसके दो कारण कौन कौन से थे? एक तो था कृषि उत्पादों में गिरावट, कृषि उत्पादों में गिरावट आई, और एक था इसमें शेयर बाजार में
गिरावट। तो अगला था नंबर 6, जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषताओं घटकों की पहचान कीजिए। तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी हो। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, इसमें होता है पोटास, फास्फोरस, अम्ल, ये पाए जाते हैं। अगला था एक चित्र दिया होगा प्रश्न संख्या 7 में कि चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन प्रणाली की पहचान कर उस पर चर्चा की थी। चित्र में दिया हुआ था, आपको चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दिया हुआ कि बारिश हो रही है और वर्षा जल को एकत्रित किया जा रहा है किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से। और वर्षा जल को एकत्रित कर कहां रहे हैं, वो जैसे हमने बुक में देखा था कि टांका, जो हमें अपने आम भाषा में कुंड बोलते हैं, तो टांका बनाया हुआ है, भूमिगत होता है, जो कमरे के आकार का होता है, उसमें जल को क्या कर रहे हैं, वो एकत्रित कर रहे हैं। तो वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं। संग्रहण कर रहे हैं किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से, और कर कहां रहे हैं, टांका में, जिसको हम बोलते हैं कुंड में वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार इस जल को काम में ले सकते हैं। फिर अगला प्रश्न था नंबर 8, श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंहल व तमिल समुदाय में संबंध खराब हो गए। ऐसी कोई दो नीतियों में संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो प्रश्न संख्या 8, समूह थे दो, एक तो सिंहली और एक था तमिल। इन्होंने ये किया कि सिंहली समुदाय था ना, इनको मान्यता ज्यादा दे दी, इनको सर्वाधिक मान्यता देती, इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया और आरक्षण प्रदान कर दिया इसको। सब जगह इसी को मान्यता अधिक दे दी गई और तमिल भाषा को मान्यता नहीं दी गई। एक प्रकार से सरकार इस भाषाई लोगों का समर्थन करने लगी। कोई भी क्षेत्र कहीं पे भी हो, इस भाषा के लोग ज्यादा मिले क्योंकि आरक्षण हो गया, राष्ट्रीय भाषा हो गई, कोई भी चीज होती सरकार सिंहली भाषा को देती। इसमें तमिल भाषा वाले लोगों में क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया क्योंकि इनको ना तो राष्ट्रीय भाषा, ना इनको आरक्षण, ना इनको किसी प्रकार का कोई दर्जा दिया गया। इस कारण इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, विरोध शुरू हो गया था। और अगला प्रश्न था 9वां, 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया। शक्तिशाली एवं प्रभावी कैसे बनाया गया, एक तो ये था कि इसमें समय पर चुनाव करवाने चाहिए। नंबर 9, समय समय पर चुनाव या नियमित, और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। भागीदारी बढ़ाना। तो अगला था इसमें असंगठित क्षेत्र के कोई दो रोजगार गतिविधियों का उल्लेख करना है। संगठित क्षेत्र वे था जो सरकारी नौकरियां हो गई जिनमें सह-वेतनिक मिलता है, अवकाश की छुट्टियां मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, सुरक्षा की गारंटी होती है। और असंगठित क्षेत्र वे जिसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती, जैसे प्राइवेट सेक्टर से संबंधित रोजगार हो गए। इसमें दो बताने थे अपने को, जैसे एक तो हो जाएगा कृषि मजदूर। नंबर 10, असंगठित क्षेत्र, इसमें किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं थी और प्राइवेट सेक्टर से संबंधित था और वेतन के अनुसार छुट्टी नहीं, मतलब अवकाश की छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता था। इसमें था कृषि मजदूर। मजदूर, दुकानदार, एक हो जाएगा फेरी वाला। तो अगला था नंबर 11, निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बताना था, करोड़ों में दे रखा है, सारणी बना रखी है। तो इसमें प्रश्न नंबर है 11, इसमें दिया था वर्ष 2002 के अनुसार दिया था अपने को। प्राथमिक क्षेत्र में दिया था 52,000 करोड़, द्वितीय क्षेत्र में दिया था 48,000 करोड़, तृतीय क्षेत्र में दिया था 1,35,000 करोड़।
तो इसमें पहला प्रश्न था, उपरोक्त आंकड़ों से वर्ष 2000 के सकल घरेलू उत्पाद की गणना, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का इन तीनों को जोड़ देंगे तो आता है 2,35,000 करोड़, 2,35,000 करोड़। अगला था इसी में दूसरा, वर्ष 2000 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना, तृतीय क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र से कितना, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, तृतीय में से प्राथमिक को माइनस करेंगे तो आएगा 83,000 करोड़, 83,000 करोड़। ये है दूसरा 11 का। फिर अगला था 12 नंबर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास से हुई कोई 4 लाभों की सूची, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसमें लोगों से जुड़ना, लोगों से आसानी से जुड़ा जा सकता है, और शिक्षा का विस्तार, ज्ञान कौशल को बढ़ावा, और व्यापार में बढ़ावा। इस प्रकार से अपने को कोई 4 बताने दें। फिर अगला प्रश्न था, आपके अनुसार हम सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध, सरकार कौन कौन सी अपने को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, कोई 2 का वर्णन करा, तो इसमें आप बहुत सारी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती, जैसे हो गया नंबर 13 सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी विद्यालय, चिकित्सा केंद्र हो गए, चिकित्सा केंद्र हो गए। इस प्रकार से किसी 2 का आपको वर्णन करना था। फिर अगला प्रश्न था, खंड 6 में आते हैं और थोड़े दीर्घ उत्तर है इसमें, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी में किस तरह प्रभावी हुई, श्रम की, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित, एक तो कम मजदूरी पे काम करना पड़ रहा था इनको, 14 नंबर प्रश्न, एक तो कम मजदूरी पे काम करना पड़ रहा था, कम मजदूरी में कार्य, और कार्य का समय अधिक होता था, काम अधिक समय तक करना पड़ता था, समय अधिक, उस समय 12-12 घंटे तक करना पड़ता था काम। फिर इसमें आ जाएगा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं थी। तो देखो इसी में अगला 8वां में 18वीं सदी के आविष्कार से उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्पादन प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ा 8वां में, इसमें 18वीं शताब्दी में उत्पादन में मशीनों का इस्तेमाल होने लगा था, मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग होगा तो उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा, तो उत्पादन अधिक, उत्पादन अधिक होने लगा। जैसे जैसे उत्पादन अधिक होगा, जैसे हम देखते हैं कि अपनी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो कच्चा माल लेके जाते और तैयार माल को वापस लेके आते, वहां पे अपने यहाँ पे हाथ से कपड़ा बनता जो महंगा होता था, और वहां पे जो कपड़ा बन रहा था ना वो बनता था मशीनों से, जो अपने यहाँ पे हाथ से बनाने वाले गुणों को सस्ता देते हो, वो अपने बाजार में कर गया, तो ये भी मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उत्पादन अधिक हो गया, उत्पादन अधिक हो गया तो वस्तुएं क्या मिलेगी आपको, सस्ती, वस्तुओं की कीमत में गिरावट। फिर अगला प्रश्न था इसमें, आगन्य और अवसादी चट्टानों में अंतर बताना था आपको, नंबर 15, आगन्य और अवसादी, आगन्य चट्टानें होती है जो पृथ्वी के अंदर मेग्मा या लावा के रूप में बाहर निकलता है, मेग्मा या लावा के रूप में बाहर निकलता है, और अवसादी चट्टानें होती है जैसे नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, पवनों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, नदियों या पवनों द्वारा
बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से चट्टानों का निर्माण होता है, उसको कहते हैं अवसादी चट्टानें। और इसको कहते हैं आग्नेय चट्टानें। मेग्मा लावाशी कठोर होती है क्योंकि पृथ्वी में मेग्मा के रूप में, लावा के रूप में बाहर निकलती है और निकलने के बाद जम जाती है, इसे जम जाती है ज्वालामुखी के रूप में। तो ये होती है कठोर और ये होती है नरम। तो इसी में अथवा में था प्राकृतिक गैस और बायो गैस। प्राकृतिक गैस और बायो गैस। प्राकृतिक गैस, जैसे प्राकृतिक गैस से विद्युत उत्पादन होती है, वाहनों के प्रयोग में भी काम में लिया जाता है, जबकि बायोगैस है जो कचरे खाने पकाने के लिए काम में ली जाती है। फिर अगला था राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत होती है। इसके पक्ष में अपना मत रखना था। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत होती है। देखो नंबर 16, राजनीतिक दलों लोकतंत्र में क्यों भूमिका होती है। लोकतंत्र होता है जनता के द्वारा चुना गया शासन। राजनीतिक दल होते हैं वो भाग लेते हैं इसमें। अगर राजनीतिक दल नहीं होते तो हम सरकार के कार्यों के बारे में नहीं जान सकते, हमारे द्वारा सरकार का चुनाव नहीं किया जाता, क्योंकि लोकतंत्र में हम भागीदार होते हैं, भागीदारी होती है अपनी अपने द्वारा ही तो सरकार का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है वोट के माध्यम से। वही जो हमें विधानसभा के चुनाव में वोट करते हैं, लोकसभा के चुनाव में वोट करते हैं, वही तो आगे जाके क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। अपने द्वारा चुना गया तभी तो राजनीतिक दलों का महत्व है, क्योंकि हमें नहीं तो इनको चुनकर भेजा तभी तो सरकार बना रहे। अगर ऐसा नहीं होता, राजनीतिक दल नहीं होते, लोकतंत्र नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अब अपने को सही लगता है हम उसको वोट डालते हैं, सरकार बनाते हुए आगे जाकर सरकार में भागीदारी बढ़ाते हैं और हम अपनी समस्या इनको बता सकते हैं। जैसे विधानसभा के चुनाव होते हुए राज्य सरकार और लोकसभा के चुनाव से केंद्र सरकार जिसमें सर्वाधिक लोकसभा सीटें प्राप्त होगी तो सरकार बनती है। बहुमत दल के नेता होते हैं जिस भी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है। तो अगला था इसी में भारत में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियों पर अपना मत स्पष्ट करना था कि वो चुनौतियां कौन कौन सी। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव। पार्टी के भीतर लोकतंत्र के अभाव से मतलब हो गया जैसे पार्टी में कई बार नेता होते हैं वो एक साथ नहीं होते, उनके अंदर मतभेद शुरू हो जाता है, तो लोकतंत्र की भावनाएं नहीं होती, काम नहीं करते हैं वो। फिर अगला था इसमें वंश की चुनौती, वंशवाद की चुनौती, वंशवाद की चुनौती। एक तरह से ये भी तो लोकतंत्र का ही अभाव हो गया, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव। इससे सही योग्य व्यक्ति होता ना उसका चुनाव नहीं हो पाता है, योग्य व्यक्ति। वंशवाद का मतलब ये हो गया कि राजनीति में जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं के घर में राजनीति जाती है, तो वो वंशवाद की ही बढ़ावा मिल रहा है वंशवाद को, तो इसमें योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाता। अगला प्रश्न था नंबर 17। अश्विन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह अपनी दादी के साथ पहली बार बैंक की शाखा में जाता है। वह नगद राशि आहरण के लिए दादी के खाली चेक पर आवश्यक विवरण भरने आप अश्विन की सहायता करते हुए चेक पर की जाने वाली आवश्यक पूर्तियों का विश्लेषण करना कि चेक पे आपको क्या क्या करना है। चेक होता है, चेक के ऊपर आपको नाम दिया होता है कि किसके नाम से चेक है, यहाँ दिनांक दी होती है, दिनांक, यहाँ नाम, यहाँ आपको कीमत भरनी होती है कितने रुपए आपको चाहिए और यहाँ साइन करने होते हैं, अंकों में और शब्दों में रुपए भरने साइन करने होते हैं, पीछे भी 2 साइन करने होते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें बताना था। फिर अगला है 17 नंबर। एक छोटे गांव मान्यापुरा में रहने वाली निर्धन महिला ने गांव में एक महाजन से खेती के लिए ऋण ले लिया, एक साहूकार से खेती के लिए ऋण ले लिया। तो देखो समय पर कर्ज न चुका पाने पर उसने अपनी पैतृक जमीन बेचनी पड़ी। उसने ऋण ले लिया और समय पर वो कर्ज नहीं चुका पाई तो उसको अपनी पैतृक जमीन जो उसके पास जमीन थी वो बेचनी पड़ी। इस घटना के संदर्भ में आप ग्रामीण क्षेत्र में साख समस्या का विश्लेषण कीजिए। देखो एक गांव, छोटे से गांव में निर्धन महिला ने उसने खेती की और उसकी फसल हुई नहीं, खेती करने के लिए उसने ऋण ले लिया, फसल हुई नहीं, और वो साहूकार वगैरह थे ना वो ब्याज पे पैसे देते थे। किस पे लेते थे? ब्याज पे। कीमत वो पहले से तय कर देते थे कि ब्याज की कीमत ये होगी, इनको मजबूरी में लेना पड़ता था।
क्योंकि इनको औपचारिक, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक ऋण होता है। औपचारिक ऋण इनको मिल नहीं पाता था क्योंकि इनका खेत होता था छोटा। इस वजह से इनको अनौपचारिक ऋण लेना पड़ता था, जो साहूकार महाजन किसी रिश्तेदार से लेना, उसकी ब्याज की दर होती है अधिक। फसल की पैदावार इतनी नहीं होने की वजह से वो ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता और उनको पैतृक जमीन बेचनी पड़ती। इसके लिए स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, सरकार की कुछ नीतियां होनी चाहिए ताकि इनको ऋण मिल सके और इनके साथ ऐसा ना हो। अगला था इसमें असहयोग आंदोलन से पूर्व घटनाओं का वर्णन करना था कि असहयोग आंदोलन से पूर्व कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। एक तो हुई थी चंपारण में, बिहार में 1917 में, एक खेड़ा में हुई थी 1918, फिर इसके बाद रोलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनके विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू करना था। आपसे पूछा कि असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटना, एक खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तो पूर्व की घटनाओं का वर्णन करना था। इस प्रकार से आप इन घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। फिर अगला था राष्ट्रवाद का विचार, भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ, कथन की व्याख्या की। राष्ट्रवाद का विचार लोक कथाओं को, लोक कथाएं होती है वो संस्कृति इतिहास के प्रति जागरूक होती है। प्रश्न नंबर 18 में था वाला लोक कथा के बारे में कहा गया। लोक कथा ये इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूक होती है, इतिहास में संस्कृति के प्रति जागरूक, और इनमें राष्ट्रीय एकता होती है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय की भावना, राष्ट्रीय की भावना। जो लोक कथाएं होती है जो पहले से चली आ रही, वो इतिहास के बारे में बताती है, अपने संस्कृति के बारे में बताती है, इनमें राष्ट्रीय एकता का वर्णन होता है, राष्ट्रीय भावनाओं का वर्णन होता है, और जागरूक पर उनके प्रति क्या करती है, जागरूकता भी करती है। फिर अगला प्रश्न था इसमें, भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, इस कथन पर विस्तृत विवेचना कीजिए। भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, इसमें पितृ प्रधान, पितृ प्रधान का मतलब ये हो गया कि पिता या पुरुष को ही ज्यादा महत्व दिया जाता। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पीछे महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता, ना तो वोट डालने का अधिकार, ना किसी आंदोलन में भाग लेने का अधिकार। धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बदलाव आया उनको अधिकार दिया जाने लगा। आज भी हम देखते हैं समाज के अंदर तो संपत्ति का अधिकार कानूनी तरफ से संविधान ने तो अपने को दे रखा है, पर समाज में ये मान्यता है कि संपत्ति का अधिकार पिता के बाद उसके पुत्र को या पुत्रों को ही दिया जाता है। इस प्रकार से आज भी पितृ प्रधान देश में महिलाओं के साथ ऐसे भेदभाव हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको इसका वर्णन करना था। अगला था इसी में 19वें अथवा भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना, इस कथन पर विस्तृत विवेचना। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मॉडल इसलिए चुना गया सरकार के द्वारा या संविधान में कि किसी भी एक तो राज्य या केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य ना किसी धर्म को मानने के लिए कहेगा, ना ही राज्य आपको बाध्य करेगा, ना ही राज्य किसी धर्म को मान्यता देगा कि किसी धर्म को हमने प्रोत्साहन दे दिया। किसी जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, उन्होंने सीएनई धर्म को ज्यादा दे दिया तो विवाद हो गया था। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य का ना तो अपना कोई धर्म होगा, ना राज्य आपको किसी धर्म को मानने के लिए विरोध करेगा। आपको स्वतंत्रता दे रखी कि आप जिस भी धर्म को माने आपको मान्यता प्राप्त है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष का मॉडल रखा गया ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको सम्मान अधिकार मिले, सबको सम्मान अधिकार मिले। इसलिए धर्मनिरपेक्ष का मॉडल, अगर कहीं ना कहीं हम अपने किसी एक धर्म को मानने लग जाते तो उसी धर्म को ज्यादा मान्यता देते हैं, इससे क्या हो जाता, विवाद होता और विरोध शुरू हो जाता और आंदोलन होता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष के मॉडल को अपनाया गया जो बहुत ही सही माना जाता है। अगले थे अपने मानचित्र, प्रश्न संख्या 20।
ये देखो बात है, इसमें दिया हुआ था एक तो लुधियाना, लुधियाना है यहाँ पंजाब में, पंजाब लुधियाना। फिर अगला ऑप्शन था जामनगर, जामनगर है यहाँ गुजरात में, गुजरात और जामनगर। फिर अगला था मारमा गोवा, या महाराष्ट्र कर्नाटक और इनके बीच में एक छोटा सा गोवा, गोवा में है मारमा गोवा, गोवा, और ये दिया था मारमा गोवा। फिर अगला था इसमें कोच्चि, कोच्चि है केरल में, इसी के नीचे से है केरल, इसमें है कोच्चि, पता नहीं कोच्चि। फिर अगला था अथवा में, अथवा में दिया था अमृतसर, अमृतसर भी कहां है, पंजाब में, अमृतसर। फिर अगला था इसमें अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां है, गुजरात में। फिर इसके बाद दिया था इसने तुतिकोरिन, तुतिकोरिन है तमिलनाडु में, केरल के इस साइड, तुतिकोरिन, ये कहां है, तमिलनाडु में, पता नहीं अभी। और ये उन्नी वस्त्र उद्योग है दोनों। फिर इसमें था हल्दिया, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, हल्दिया पश्चिम बंगाल। ये दोनों तो है उन्नी वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद, जामनगर, अमृतसर, लुधियाना और अमृतसर, ये है मारमा गोवा, कोच्चि, तुतिकोरिन, हल्दिया, पतन। ये आपके इस पेपर का सॉल्यूशन था, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। धन्यवाद।